डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए देखते देखते में हमने कैपेसिटर के पूरे लेक्चर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे के पूरे हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हाँ हम ये मानते हैं कि आरसी सर्किट उसमें अभी भी बाकी है। आरसी सर्किट का मजा लेंगे लेकिन अभी नहीं लेंगे मजा, ये चैप्टर में ही लेने वाले हैं जिसका नाम है ये चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आज वो दिन है बहुत अच्छे से टॉपिक स्टार्ट करने का, आज शुभ मुहूर्त भी है। तो इसका मतलब कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट के नाम से ही थोड़ा अच्छा लगता है, करंट मतलब कुछ एनर्जी। तो करंट जो वर्ड है वो काफी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो कि एक दिन अगर आपके पास करंट ना आए तो क्या क्या नुकसान हो सकती है। आप हो सकता है आप टीवी ना देखें, हो सकता है कि आप अभी जो यूट्यूब देख रहे हो सकता है आप ये भी ना देखें। सबसे बड़ी तो मुश्किल ये है कि हो सकता है कि आपके घर में पानी पीने के लिए ना हो, क्योंकि करंट नहीं होगा तो पानी भी नहीं पी पाओगे। उससे तो छोड़ो, पानी तो कहीं से अरेंज हो जाती है, कुछ और भी ऐसे ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे काम है जो उस पानी के बिना हो नहीं पाती है। तो यानी कि ऑल ओवर ये है कि जो वाटर है वही तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वाटर के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में करंट का बहुत बड़ा रोल है। तो हम क्यों ना, अगर इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे डेली लाइफ में रोज दिन हमें बहुत ज्यादा काम देते हैं, क्यों ना हम उसको आज पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आज टॉपिक का नाम लिख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब होता है किसी चीज का फ्लो करना। करंट का मतलब होता है क्या? फ्लो करना। इसमें रियल में फ्लो है इलेक्ट्रॉन की। रियल में फ्लो किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसमें। तो हम लोग चैप्टर के अंदर में जो हम लोग जानने वाले हैं वो किसका फ्लो जानने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जानने वाले हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो को बाद में हम लोग चार्ज के भी नाम से जानेंगे यानी कि चार्ज का फ्लो है बेसिकली करंट। तो वो सब हम बातें करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई वाटर जो है, पानी जब फ्लो करते हैं तो बोलते पानी की धारा, बोलते ना पानी की धारा। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। कोई बोलता है आदमी जा रहा है मतलब एक डायरेक्शन में मस्त पूरा दौड़ते हुए, तो हिंदी में बोल सकते हैं आदमी की धारा, मतलब मैन करंट। हो सकता है वुमेन करंट भी हो, ऐसा बात नहीं किसी मैन ही करंट होता है, वुमेन करंट भी होता है। तो वुमेन करंट, तो जिसको करंट महसूस ना हो वो अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके घरों में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, उसको टच कर लेना, मजा आएगा, जिंदगी का पूरा मजा आपको मिलेगा एक साथ ही। प्लीज ऐसा मत करना, करंट को फील मत करना। करंट को मजा लेते हैं दूर से ही देख देख के, है कि नहीं? ये ऐसी चीजें को उसको टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ मजा ले सकते उसकी जिंदगी में जीने का। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो है हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में बहुत प्यारा सा डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के साथ कैसे समझाया गया। बोला गया कि अगर एक वायर है इस तरीके से, दूसरे से जूम कर लेते हैं। जूम, जब जूम किया तो देखा इसमें बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ऐसे सब पागल की तरह घूम रहे हैं अनंत। मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। कोई इधर ऐसे घूम रहा है। कौन घूम रहा था? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक नाम रखा गया, नाम बहुत प्यारा सा है, उसका नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम रखा गया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो जो कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। किसमें? उस कंडक्टर में। कंडक्टर कई तरीके के होते हैं। अब उसमें कंडक्टर कई तरीके के मतलब कुछ जो सिल्वर भी हो जाते हैं, कुछ कॉपर हो जाते हैं, वगैरह वगैरह जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टर के अंदर में आते हैं। तो कंडक्टर में बेसिकली बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो जो कुछ साइंटिस्ट थे, एम्पियर साहब ने कहा कि अगर मैं इस वायर को, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, हायर पोटेंशियल एक तरफ, और एक तरफ कौन सा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। एक तरफ कौन सा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव हम लोग लिख देते हैं फिलहाल के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ऐसे प्रोवाइड कराओगे किसी मेटल को, किसी मेटल को, तो होगा क्या, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, क्या उसको एक डायरेक्शन मिलेगी चलने के लिए, क्या उस पर एक फोर्स आएगा चलने के लिए, तो बिल्कुल आता है कि जो फोर्स आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिक डायरेक्शन में, व्हेन इलेक्ट्रॉन के नाम पर हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन moves in unique direction, then current produce, then कौन सा प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस। यानी कि हमको करंट को फील करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव होना पड़ेगा, करंट को फील करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव होना पड़ेगा। यानी कि पिछले चैप्टर में हम जो पढ़ते थे जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो कैसा था, रेस्ट पर था। चार्ज कैसा था बेटा, रेस्ट पर। तो चार्ज जो रेस्ट पर था, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मूव कर रही है, चार्ज अगर मूव कर रही है तो कौन सा चैप्टर आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। रियल में करंट का मतलब ही होता है फ्लो। रियल में करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। तो देखा गया कि जो चार्जेज, जो इलेक्ट्रॉन जो है जब एक्सटर्नल कंडक्टर जो है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा और उस फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लग गए। और बहुत सारी इसमें कहानियां बताएंगे, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लगे जिसके वजह से हमें कुछ महसूस हुआ। वो जो महसूस था उसका नाम क्या रखा गया था, करंट रखा गया था। उसका क्या नाम रखा गया था, करंट। अब करंट की डेफिनेशन जो है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो कैसे दिया गया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जब आप इसको नोट कर लोगे तब। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुआ तो उसका डेफिनेशन कैसे दिया गया उसको हम देख लेते हैं, बिल्कुल किताबी डेफिनेशन की तरह। तो लिखा गया कि करंट की डेफिनेशन जो है, करंट की डेफिनेशन फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए कि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट। बोला गया कि किसका फ्लो है, चार्ज का फ्लो है। किसका फ्लो है, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम से। मतलब कि 1 कूलम पर सेकंड, 2 कूलम पर सेकंड, 3 कूलम पर सेकंड। लेकिन वो जो चार्जेज जो फ्लो होना चाहिए वो किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, फिक्स एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे फ्लो होगा। फ्लो मतलब एक पॉइंट से एंट्री किया और दूसरे पॉइंट तक चला गया। एक पॉइंट से एंट्री किया और दूसरे पॉइंट तक चला गया। इसका मतलब कि अगर हम एक वायर ले लें और वायर में अगर आप ऐसा मानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है एंट्री किया कुछ ऐसे, क्योंकि इसी का फ्लो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। इसका मतलब कि कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल तो आप ऐसे समझे कि फ्लो कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया होगा,
ये तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए हुए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है कि नहीं? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड किए हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो यानी कि एक पॉइंट से एंट्री किया, आप ऐसा माने कि एक पॉइंट से एंट्री किया और दूसरे पॉइंट पर एग्जिट कर दिया। तो ये जो वायर को बोला जाता है कि न्यूट्रल है। ये कौन सा कंडक्टर है? न्यूट्रल कंडक्टर होता है। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब उस करंट फ्लोइंग वायर में कोई भी चार्ज नहीं है। करंट फ्लोइंग वायर में कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज इसको क्या माना जाता है? नेट चार्ज क्या माना जाता है? जीरो। तो अगर नेट चार्ज अगर जीरो माना गया तो ये बात की गारंटी है कि जो फ्लो करने वाले एक जो कंडक्टर है, कोई सी वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और अगर आप उसको न्यूट्रल कह रहे हो तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका मतलब कि करंट कैरिंग वायर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। रीजन क्या होता है नहीं करने का? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं। क्योंकि जो करंट की डेफिनेशन ऐसे किया गया कि फ्लो है। फ्लो का मतलब कि अगर एक एंड से एंट्री किया तो दूसरे एंड से चले जाए बाहर। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको जो डिफाइन किया गया करंट को मैथमेटिकल भाषा में कैसे डिफाइन किया गया कि अगर आपको आई एवरेज निकालना है तो बोला गया कि टोटल चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, मतलब टोटल फ्लो चार्ज, टोटल फ्लो चार्ज कितना हुआ? टोटल फ्लो चार्ज अपॉन में टोटल टाइम कितना देर में हुआ, ये कहलाता है करंट। तो यानी कि आपके पास करंट निकालना हो और आपको मालूम है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है और आपको समय भी मालूम है, तो वो जो चार्ज है वो इतने टाइम में फ्लो कर गया, वो चार्ज है वो इतने टाइम में फ्लो कर गया, तो आप बहुत आसानी से आप चाहें तो करंट उस वायर से निकाल सकते हैं। करंट उस वायर से निकाल सकते हैं कब? जब आपको मालूम है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है और टोटल टाइम कितना है। क्या आपको बातें समझ में आ रही हो? तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा रहा हूं। तो वो था आई एवरेज का, कि टोटल एवरेज करंट अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, वो तो था एवरेज का। अब चाहे तो इंस्टेंटेनियस करंट भी मालूम कर सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी समय पर अगर आपको मालूम करना हो तो उसके लिए जरूरी होगा कि आई जो है वो डी क्यू अपॉन में डी टी होना चाहिए। यानी कि क्यू जो है समय के साथ चेंज करे, क्यू समय के साथ चेंज करे, समय के साथ चेंज करे, समय के साथ चेंज करे, तब इंस्टेंटेनियस करंट का फंडा आता है। कब? जब क्यू समय के साथ चेंज करता है तब इंस्टेंटेनियस करंट का फंडा आता है। जिसे समय के साथ चेंज करने वाला फंक्शन कैसे होता है? जैसे क्यू इक्वल टू में 2t का स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चार्ज का फ्लो बढ़ता जा रहा है। तो भाई जब चार्ज का फ्लो बढ़ेगा तो चार्ज इसका मतलब हर समय पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हर समय पे अगर चेंज हो रहा है तो कितना रेट से चेंज हो रहा है ना? कितना रेट से चेंज हो रहा है, तो वो रेट ही तो करंट है। तो वो इंस्टेंटेनियस करंट के नाम से जाना जाता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि डी क्यू अपॉन में डी टी को स्लोप भी नाम से जाना जाएगा। तो किसका स्लोप? स्लोप ऑफ चार्ज। और एंड टाइम का अगर मालूम हो तो चाहे तो आप करंट मालूम कर सकते हैं। अगर आपको स्लोप मालूम हो किसका? चार्ज एंड टाइम का। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास क्यू है और ये टाइम का एक स्लोप दे दिया कुछ ऐसे ऐसे, तो ग्राफ दे दिया, तो किसी पॉइंट पर स्लोप है, यहाँ पर कुछ m है, तो यहाँ पर ये स्लोप
जो बताएगा वो किसको बताएगा, करंट की तरफ इशारा करेगा। किसकी तरफ इशारा करेगा बेटा, करंट की तरफ इशारा करेगा, अगर स्लोप अगर आपको मालूम है तो लेकिन चार्ज ऑफ टाइम का स्लोप हमको देता ही है। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो आप इसी इंटीग्रेशन को अगर डी क्यू इजिकल टू में अगर आप आई डी टी कर देते हैं तो किसी भी इंटरवल में आप चाहे तो टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। किसी भी इंटरवल में आप चाहे तो टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे, आई डी टी करके। अगर आई कांस्टेंट है तो आई तो बाहर आ जाएगा, और कहां से कहां तक आप टाइम लेना चाहते हो वो टाइम ले लो तो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आई टी के साथ वेरीज कर रहा है, जैसे आई भी दे दे 5t का स्क्वायर और आपको बोले टोटल चार्ज 5 सेकंड में निकालना है, तो यही फंक्शन यूज है। और अगर ग्राफ के नजर से आप देखोगे तो ये है एरिया, एरिया ऑफ आई एंड टाइम ग्राफ। मतलब कि अगर आपको चार्ज निकालना हो और आपको कुछ भी डेटा ना दे के ग्राफ दे दिया है कि नहीं, अगर आपको चार्ज निकालना लेकिन वो आई का फंक्शन और टाइम का कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपको एक ग्राफ दिखा रहा, क्या दिखा रहा हो, ग्राफ दिखा रहा, तो बहुत आसानी से आप उसका एरिया निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसे फंक्शन आई डी टी जो होते हैं, चाहे वाई डी एक्स होते हैं, चाहे एक्स डी वाई होते हैं, कुछ भी ऐसे फंक्शन एरिया को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं बेटा, एरिया को दर्शाते हैं। इसका मतलब कि एरिया ऑफ आई, एंड आई मतलब क्या, मैं, आई मतलब भैया करेंट, आई मतलब भैया क्या, करेंट, आई मतलब क्या, करेंट एंड टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया आएगा वो हमें क्या दिखलाएगा, वो टोटल चार्ज दिखलाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और भी आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या करंट की कोई डायरेक्शन होती है क्या। मैंने तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बताया कि कैसे कैसे उसकी फॉर्मूले बताया बेसिकली। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। क्यों, करंट की कोई डायरेक्शन होती है तो बताओ बताओ बताओ, नहीं बताओगे, नाराज हो, गूंगा हो, हाँ तुमसे बोल रहा हूं, किधर ध्यान है भाई, अरे ध्यान इधर देखो। बोला गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एज्यूम, डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम opposite of flow of electron। मतलब कि किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट जो होगा वो होगा इसका अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर होगा, उसके अपोजिट। क्या सर इसमें पॉजिटिव चार्ज का कोई फंडा है? तो देखो, कंडक्टर में रियलिटी में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वाटर है, वाटर या फिर कोई भी सॉल्यूशन है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई सा भी एक कॉपर सल्फेट, कुछ भी कोई किसी का सॉल्यूशन ऐसा मान लीजिए, तो उसमें तो दोनों आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस भी और पॉजिटिव आयंस। तो तुम जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करोगे तो नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ में खींचेगा और पॉजिटिव आयन को अपने तरफ में ले जाएगा, भगा ले जाएगा, लपेट ले जाएगा। तो भाई जो पॉजिटिव चार्ज को लपेट ले गया, जैसे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कंटेनर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज भी है कि नहीं। और अगर तुम हायर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर जाएंगे, इधर, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर जाएंगे, इधर। तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल होगा।
तो करंट बोला गया कि करंट जो है वो नेगेटिव चार्ज के कारण भी फ्लो होगा एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फ्लो होगा। सोच कर देखो ना, क्योंकि भैया पॉजिटिव है तो क्या हुआ, चार्ज तो है ना, उसमें चार्ज नहीं है क्या है, पॉजिटिव है तो क्या हुआ, चार्ज तो है ना। चार्ज के फ्लो के कारण करंट आता है। तो हमने डेफिनेशन में चार्ज के ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिखा है, रीजन ये है कि हम इस चैप्टर में कंडक्टर पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर। सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट तो जानेंगे भैया, कॉन्सेप्ट तो जानेंगे। इसका मतलब कि डायरेक्शन किधर लिया गया फिर करंट का, तो बोला गया कि देखो इस नेगेटिव की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से तो करंट इधर आएगा, तो पॉजिटिव की वजह से करंट को उसी डायरेक्शन में माना गया। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट जो है उसके ही डायरेक्शन में माना गया। तो हम लिख लेंगे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब करंट associated with negative charge as well as पॉजिटिव चार्ज। क्यों, बात है कि नहीं सही कि करंट जो है वो नेगेटिव चार्ज से भी एसोसिएटेड होगा एंड पॉजिटिव चार्ज से भी एसोसिएटेड होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट, या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोला जाए कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर एक करंट की डायरेक्शन। क्या बात सही है, बिल्कुल क्लियर, नोट कर लो। हटा दूं पक्का कि कच्चा, पक्का सर पक्का हटा दो। और भी ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर कहां जाएंगे, करंट के और भी अच्छे चीज को, बात को जानेंगे। चीज मतलब क्या होता है, बात मीन्स क्या होता है सर, कभी आप बात बोलते हो, कभी आप चीज बोलते हो, चीज के नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है सर। चलो, तो करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, करंट यूनिट ऑफ करंट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ करंट को देखो, ये कूलाम होता है ऊपर, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं, तो कूलाम, तो इसको सेकंड लिख देते हैं। कूलाम पर सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर, या फिर उसको ब्रैकेट शॉर्ट में एक एम्पियर, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और अगर आपको ऐसे लिखना है 2 एम्पियर तो बहुत नाम, अगर लिख रहे हो पूरा का पूरा तो आपको स्मॉल में लिखने पड़ेंगे, और अगर सॉफ्ट फॉर्मेट में लिख रहे हो तो कैपिटल ए से लिखने पड़ेंगे। अब बोर्ड में पूछे जाते हैं कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है। तो 1 एम्पियर को आप ऐसे समझो कि एम्पियर जो डिफाइंड जो होते हैं यूनिट, वो होते हैं 1 कूलम पर सेकंड, एक सेकंड, 1 कूलम 1 सेकंड। मतलब एक सेकंड में 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर है क्या, एक सेकंड में 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो कर जाती है वायर से, तो उससे पैदा होने वाले जो करंट होते हैं वो 1 एम्पियर कहलाते हैं। तो इसको अगर मैं बोर्ड में ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी, सीबीएसई बोर्ड इस समय, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखिए 1 नंबर का, तो उसमें लिखे हैं क्या, इफ 1 कूलम चार्ज is flow in 1 second through cross-sectional area then it is
then associated current is known as 1 एम्पियर। बोला गया कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, तो बोला गया कि अगर एक कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन आपके सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या करना चाहता है डेफिनेशन। तो सिंपल सा है कि 1 एम्पियर का 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर जाती है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। चलिए तो नोट कर लिया, हटा दो इसको, पक्का पक्का हटा दूं कि कच्चा हटा दूं? सर पक्का क्या होता है, कच्चा क्या होता है? सर मैं तो कच्चा जानता ही नहीं। अब होती है कि यूनिट हमने समझ लिया, दूसरा समझते हैं कि करंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब तेरे मन में एक सवाल आ गया होगा कि सर इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी। करंट के पास दो चीजें हैं, करंट के पास दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड भी और दूसरा डायरेक्शन भी। फिर भी ये क्यों नहीं है सर वेक्टर, फिर भी ये वेक्टर क्यों नहीं है, वेक्टर क्यों नहीं है? तो ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर का एक शर्त है, वेक्टर जो होते हैं उसके एक शर्त है कि मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, दूसरा एक लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन करंट के पास मजबूरी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो एक लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। सर समझ में नहीं आता है वो लॉ को कैसे नहीं फॉलो करेगा। देखो जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कि 12 एम्पियर का करंट इधर से आया और यहाँ पर दो वायर गए हुए हैं, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे गए हुए हैं, पक्का। अब यहाँ से इसमें चला गया, मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट चला गया। कितना एम्पियर का? 5 एम्पियर। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलना, इससे कितना करंट आएगा? इससे आई क्या होगा, इस वाला वायर से। तो तुम बोलोगे कि सर 12 एम्पियर आया, उधर से 5 एम्पियर इधर गया, तो साला इधर जाएगा 7 एम्पियर। कितना जाएगा? 7 एम्पियर। लेकिन तुम में से कोई होशियार था, उसने बोला कि नहीं सर 7 एम्पियर नहीं जाएगा, इसमें जो करंट जो जाएगा ना वो जाएगा रूट अंदर में 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये हो गया कितना? 144 प्लस में 25, तो ये हो गया सर 13 एम्पियर। ई का ई ना हो सकेला, उसने बोला कि 13 एम्पियर का, तुम विश्वास करेगा कि सर 12 एम्पियर तो इधर से आया, 5 एम्पियर इधर चला गया, इधर 13 एम्पियर कैसे चला जाएगा भाई? चार्ज थोड़ी ना किसी पॉइंट पर जन्म लेगा, वो तो जितना चार्ज पर सेकेंड आया उतना ही चार्ज पर सेकेंड जाएगा भी। तो अगर 12 एम्पियर मतलब 12 कूलम पर सेकेंड से आया है चार्ज, तो 12 कूलम पर सेकेंड से जाएगा भी। तो सब 5 कूलम पर सेकेंड इधर से चला गया, तो भैया बचा कितना? 7। तो ये क्यों नहीं लिख पा रहे हो, जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक आदमी 12 मीटर इधर चला और 5 मीटर इधर चला तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो कैसे निकालते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कैसे निकालते थे, याद आ गया क्या? क्यों निकालते थे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसको रूट अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जबरदस्ती मैथ वजह से कर देते थे। लेकिन इसको हम ऐसा नहीं कर सकते करंट को। दैट्स वाई करंट कैसे क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। तो करंट जो है, ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर सही है। तो करंट
करंट डज नॉट फॉलो कौन सा लॉ, वेक्टर लॉ, दैट्स वाई वेक्टर लॉ, दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तुम्हें बात समझ में आया या फिर नहीं आया? सर मेरे को तो वेक्टर ही नहीं आता सर, तो मुझे ये कैसे समझ में आया? तो बेटा जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वेक्टर की किताब खोल कर देख लीजिए, अगर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप हमारे लेक्चर का इंतजार कीजिए। 11th में भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ, तो वेक्टर क्लास आएगी तो आप वेक्टर कर लेना, सिंपल। क्या हो गया क्या आपसे? इसको हटा दूं क्या इसको? पक्का? चलो मैं हटा देता हूं। अब ये वक्त है किसका? जो हमने सीखा उसको अप्लाई करने का, करें पूरा लपेटने का। लपेटो भैया, कॉन्सेप्ट को लपेट लेते हैं। तो कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम जो पढ़े उस कॉन्सेप्ट को लपेटेंगे सवाल के थ्रू, देखते हैं कैसे लपेटते हैं। चलिए, तो आपके सामने एक बोर्ड पर एक बहुत प्यारा सा सवाल आएगा, उसको आपको करना है मस्त मजे से, ठीक है? तो चलिए, अब क्या आप तैयार हैं? तो बोर्ड की तरफ देखिए कैसे आता है सवाल। ओके। सवाल है, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विल बी। ओहो, 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, तो पूछा है चार्ज, नहीं पूछा है, क्या पूछ दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है। तो इसको करके देखते हैं, करंट कितना फ्लो हो गया। करंट फ्लो हो गया 4.8 एम्पियर। अब तुम एक बात को दिमाग रख सकता है कि आई इज इक्वल टू होता है कितना है, टोटल चार्ज अपॉन में टाइम पर सेकेंड। तो पर सेकेंड का मतलब कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो ये हम लिख देते हैं पर सेकेंड। तो आई इज इक्वल टू में कितना है, 4.8 एम्पियर। और क्यों? चार्ज किसके वजह से आती है? तो इलेक्ट्रॉन के वजह से। एक इलेक्ट्रॉन कि 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? तो मैं कहता हूं कि N इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो नंबर ये तो हो गया N इज द नंबर किसका नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज इक्वल टू में N अपॉन में S क्या बन गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बन गया। पर सेकेंड इज इक्वल टू में 4.8 अपॉन में ई का वैल्यू कितना होगा? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस में 19। आप सॉल्व करते रहो, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर पर सेकेंड आएगा। तो यानी कि आई इज इक्वल टू में एक बहुत प्यारा सा सवाल हो गया है कि क्यू अपॉन में टी की जगह पर आप चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हैं, एन अपॉन में टी। आई इज इक्वल टू में एन अपॉन में टी, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं एन अपॉन में टी से। क्या समझ में आ रही है आपको बातें? क्या बिल्कुल आसान था? हटा दूं? पक्का हटा देते हैं, पक्का हटा देते हैं। अब बोल ही दिया तो हटा देते हैं। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, करंट फ्लोइंग in a wire एच 1.t प्लस में 3 एम्पियर फाइंड टोटल चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में टोटल चार्ज निकालना। तो करंट जो सॉल्यूशन करते, देखो कितना मजेदार सवाल है। सॉल्यूशन को 1.2 t प्लस में 3 दे के रखा है करंट का वैल्यू। अब चार्ज निकालना है, तो याद करेंगे चार्ज कैसे निकालते थे। तो अच्छा, सर ने बताया था कि अगर फंक्शन आ जाए ना तो ऐसे कर दिया करो। अगर करंट का फंक्शन आ जाए कितने में, टी का फंक्शन आ जाए, तो उसको ऐसे करो। टोटल टाइम कितना, 0 से लेकर 5 सेकंड तक। टोटल चार्ज 0 से लेकर क्यू, यानी कि क्यू इज इक्वल टू में आई की कितना है 1.2 टी प्लस में 3 dt हो जाएगा। और यहाँ से 0 से लेकर 5 तक, सर हमको तो आते नहीं है इंटीग्रेशन, टी का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस में 3t
और यहाँ से 0 से लेकर 5 तक रख दोगे। और फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 होगा भाई साहब, t का स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पर उसकी वैल्यूज रखो, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 प्लस में 3 इंटू 5। अगर 0 रखोगे तो सब 0 ही हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करो तो 30 कूलम आ जाएगा। कितना आसान है। तो ऐसे सवाल भी बहुत आसान होते हैं, ऐसे आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं भाई ऐसे सवाल, बोर्ड में भी आ जाते हैं। कौन बड़ी बात है, बोर्ड वाला का थोड़ी ना स्पेशल आदमी है, सब में आ जाते हैं। क्लियर, पक्का? नहीं यार, तुम्हें समझ में नहीं आया यार, क्या आ गया समझ में? आ गया तो हटा देते हैं। क्लियर, ओके। एक और सवाल करते हैं, और जो सवाल जो है वो थोड़ा जेईई से, थोड़ा क्या मतलब पूरा जेईई का है, उसको करके देखते हैं। आप पे मैं छोड़ रहा हूं, आपको करना है, क्योंकि आप हो विनर इस लेक्चर का। आप उस सवाल को कीजिए, कितना मजा आने वाला है। देखते हैं आपसे आंसर एक बार में आता है या नहीं आता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्वेश्चंस बोर्ड पर दिखाई देने लग जाएंगे, देखते रहिए बोर्ड पर मोबाइल की तरफ। लिखा हुआ है द चार्ज on a capacitor plate in a circuit as a function of time is shown in the figure. What is the value of current at t is equal to में 4 सेकेंड? बताओ जल्दी से। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ ऐसे ऐसे दे दिया है, जो भी हो कुछ ऐसे दिया है। 4 सेकेंड यहाँ पर है, और कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो इस तरीके से। करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? ग्राफ दे दे तो एरिया निकालेंगे कि स्लोप निकालेंगे? एरिया की स्लोप? स्लोप। अगर चार्ज और टाइम का अगर ग्राफ हो और करंट निकालना तो स्लोप देखते हैं। क्या देखते हैं? स्लोप। तो 4 सेकंड पर स्लोप क्या है बताओ? बोलो 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 बेटा, स्लोप क्या है? 4 सेकंड पर स्लोप क्या है? 0। 4 सेकंड पर स्लोप क्या है? 0। मतलब फ्लो, जो चार्ज का फ्लो है वो स्थिर हो गया। समझ रहे हो ना? तो स्लोप हो गया 0, तो आंसर भी हो जाएगा क्या? 0। तो कौन सा? फर्स्ट वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला। देख लो। और आगे देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को और सीखते हैं। एक है कि फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ई से, ई चार्ज है और रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर है, तो क्या इससे भी करंट एसोसिएटेड हो गए? बिल्कुल होंगे। करंट बेसिकली चार्ज अपॉन में टाइम है, एक चक्कर, एक कंप्लीट टाइम। और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तुम 12th में वो जानते हो ना, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, चाहे एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर स्पीड। तो आई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? चार्ज जो भी उसका है, और एंगुलर स्पीड, सॉरी टाइम कितना होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा ऊपर चला। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के वजह से कभी कभी पूछ देते हैं सवाल में, आपके नीट या फिर जेईई मेंस में ऐसा सवाल आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है किसी सर्कल में, और आपसे पूछा जाता हो तो उसके करंट एसोसिएटेड कितना होगा। अब ओमेगा को चाहो तो क्या क्या लिख सकते हो? V अपॉन में R भी लिख सकते हैं। अगर आपको पास ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन में R भी लिख सकते हैं, तो यही इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू में E V अपॉन में 2 पाई में R। तो जो भी फॉर्मेट में दे आप खुद से कर लेना, ठीक है? मैं इसको हटा दूं, पक्का? पक्का। जो करंट है वो बेचारा, उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वो हाई क्वालिटी वीआईपी के कैटेगरी में नहीं आया, वीआईपी मतलब वेक्टर के कैटेगरी में नहीं आया, तो उसको बहुत दुख हुआ करंट। साला मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी मेरे को नहीं रख रहा है, ओनली ड्यू टू
लॉ ऑफ वेक्टर मैंने फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई। तो बेचारा को दुख लगा तो उसने क्या किया, कुछ जुगाड़ लगा। जुगाड़ होता है ना, जुगाड़ जुगाड़, उसने जुगाड़ लगाया। उसने एक नई चीज की खोज कर डाली कि जो करंट को थोड़ा डायरेक्शनल बताए, डायरेक्शन के नाम से भी जाने करंट की पहचान थी सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके, कि करंट की एक पहचान है मार्केट में। जैसे तुम्हारा पहचान है बहुत पढ़ाकू है कि नहीं? हो सकता है तुम्हारा पहचान बहुत पढ़ाकू है, हो सकता है मेरी पहचान हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे सबकी एक पहचान होती है। हो सकता है किसी और का होगा, साला मार्केट में पूरा धूम धड़ाका मचा देता है, तो उसको हो सकता है कि उसकी पहचान होगा धूम धड़ाका वाला। तो सबकी एक पहचान। तो जैसे करंट जो है उससे कोई पहचान बेचारा का नहीं था, मैग्नीट्यूड को लेकर पहचान थी, उसका डायरेक्शन में कोई पहचान नहीं थी। तो लोगों ने सोचा कि यार इसको कुछ रिस्पेक्ट दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा सा इंडस्ट्री में जहाँ पे हम बैठे हुए, देखो ना अभी जहाँ पे तुम बैठो वहाँ फैन चल रही होगी, लाइट जल रही होगी, तो करंट कितनी अच्छी पहचान है मार्केट में यार। डायरेक्शन का कुछ उपाय करो इसके लिए। सरकार ने बोला कि हाँ हम करेंगे। तो डायरेक्शन, करंट को डायरेक्शन की एक पहचान देने के लिए एक वर्ड लाया गया जिसका नाम था करंट डेंसिटी। क्या था? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज नथिंग, इट इज ओनली टू आइडेंटिफाई द करंट इन द डायरेक्शन। इंग्लिश थोड़ा टूटी फूटी है कि नहीं? उसको डायरेक्शन पहचानने के लिए, करंट की डायरेक्शन पहचानने के लिए एक नई वर्ड लाया गया है इस इंडस्ट्री में जिसका नाम था करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी जैसे कह रही यार, मास डेंसिटी, करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सारा ये सब कुछ है मामला। तो बोला करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या बोला गया? करंट डेंसिटी। लेकिन एरिया जो है, बट एरिया जो है मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट पर यूनिट एरिया क्या बोला गया? करंट डेंसिटी। लेकिन डायरेक्शन जो एरिया जो है वो किसके डायरेक्शन होना चाहिए? करंट, या फिर करंट जो है वो एरिया के डायरेक्शन होना चाहिए। क्यों? करंट जो एरिया के डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एरिया ए है, ये एरिया कैसा है? ए है, और यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर आप लिखोगे करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, तो जे इजिकल टू में आई अपॉन में एरिया। और एरिया कैसा है? एरिया जो है परपेंडिकुलर टू नहीं है, ऐसा बोले कि एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल आई के है, मतलब एरिया वेक्टर और आई वेक्टर दोनों सेम होते हैं। लेकिन सर अगर ऐसा आ जाए तो क्या करोगे फिर? ऐसा, और एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे है, लेकिन भाई साहब जो करंट जो है वो ऐसे थीटा एंगल पे करंट है कि नहीं? ऐसे सिचुएशन पैदा हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो बोला कि हाँ हो सकती है। तो बोला गया कि एक कंपोनेंट ले लो ए कॉस थीटा, और यहां से ले लो ए साइन थीटा। तो अब जो करंट डेंसिटी जो डिफाइन होगा वो होगा आई अपॉन में ए कॉस थीटा, आई अपॉन में ए कॉस थीटा, मतलब बाजी। अब जो है आई को देखोगे तो देखो जे ए कॉस थीटा, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसा लगा? कैसा लगा? तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? इसको हटा दूं ऊपर से। यूनिट क्या होता है? यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर।
यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। सिंपल, आ गया क्या समझ में? एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ओके, एक सवाल करके देख ले। चलो एक सवाल कर लेते हैं। लिखा हुआ है करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज 3 × 10⁻² एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर के कैप फाइंड करेंट थ्रू 2I कैप माइनस में 3J के कैप 3J मीटर का स्क्वायर। बोलो, कर लोगे? फाइंड करेंट थ्रू 2I - 3J मीटर का स्क्वायर, ये क्या है? एरिया। करो। करंट कैसे निकालेंगे? तो जानते हैं कि J वेक्टर डॉट में A वेक्टर, J वेक्टर कितना है 3 × 10⁻³ का स्क्वायर के कैप, और ये 2I माइनस में 3J कैप। तो करंट कितना हो गया? तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसे कैसे, तो K और I का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, K और J का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब तेरे को मन में आया होगा मतलब करंट डेंसिटी तो है लेकिन करंट क्यों 0 हो गया, ये कौन सा मामला है? रियल में बेटा ये है कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, मान लिया जाए। करंट डेंसिटी तो इसी पॉइंट पे डिफाइन होगा, इस तरीके, इस डायरेक्शन में। और लेकिन तुम पूछ रहे हो कि करंट ऊपर वाला एरिया में क्या होगा, जा रही है ऐसे, अब पूछ रहे हो ऊपर, ऐसे ऊपर, तो क्या बोलोगे? 0 ही बोलोगे। ये यहाँ पर यही होगा, समझ रहे हो? यहाँ पर यही होगा। क्या आ गया समझ में? आ गया। हटा दो पक्का? नहीं सर कच्चा हटाओ, क्योंकि मैं कच्चा ही खाता हूं सर। कच्चा हटाओ। और भी आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ अलग अलग से कहानियां, मजेदार कहानियां कि एक कंडक्टर में आखिर ऐसा क्या होता होगा जब ऐसे रखा हो। जैसे कि व्हेन ए कंडक्टर केप्ट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन कौन सी बातें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। कि एक कंडक्टर है, ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पागल की तरह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, मारे इधर उधर, इधर पगला रहा है बिल्कुल, समझ रहे हो? तो करंट जो, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ठीक नहीं है किधर चले जाए, किससे टकराए। और एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मार काट कर रहे हैं। वाला साला तुम इधर आ जाओ मैं तेरे को लपेट लेता हूँ, कोई बोल रहा है उधर आ जाओ मैं तेरे को लपेट लेता हूँ। साला अनंत है, सोचो ना कि अनंत लड़ रहे हैं आपस में, समझ रहे हो? लड़वा दिया बिल्कुल, मजे आ रहे हैं लड़ने। तो ऐसे केसेज में करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसे केसेज में करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब इसका लॉजिकल तो ऐसे डेफिनेशन में कि करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज को एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, चार्ज को एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बिना चार्ज को एक डायरेक्शन में जाए हुए या फिर इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में बिना जाए हुए करंट कोई पैदा कर दे तो बताना मेरे को, मैं भी पैदा करूंगा क्या? करंट। तो ऐसे नहीं हो सकता है। तभी तो ये जैसे कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि आयरन का रॉड है, इसको छूते तो करंट लगता है क्या? नहीं लगता है, जबकि चार्ज फ्लो कर रही है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि चार्ज, करंट को प्रोड्यूस होने के लिए चार्जेज को एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, चार्जेस को एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चार्जेस को एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा करंट को फ्लो करने के लिए। या फिर ऐसे समझे कि ये कोई करंट इधर है, कोई करंट इधर है, कोई सब आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं अपने आत्मा को शांति करने के लिए। तो इसका जो स्पीड जो है, इलेक्ट्रॉन स्पीड
बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? अब समय के साथ डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। समय के साथ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और डिस्टेंस है टोटल पाथ। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ है। तो पाथ तो बढ़ता जा रहा है, तो भाई स्पीड भी बढ़ता गया, तो स्पीड इसकी ज्यादा होती है, ये मानते हैं। अब जो है टकराता है तो मान लेते हैं कि कभी ये इधर गया, कभी वो इधर गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया, फिर कभी ना कभी इधर आके कभी इधर आ जाता। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है इसका? क्या मानते हैं? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मानते हैं? जीरो। तो नेट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो मानते हैं? कभी ना कभी ये क्या करते हैं, इधर से उधर अपने जिस पॉइंट पे आता है कभी ना कभी टकरा के उस पॉइंट पर चला जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो भाई गया, टकरा गया, यहां पे टकराया, फिर आगे बढ़ा, फिर किसी से टकरा गया, है कि नहीं? तो यहां से यहां तक टकराने के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगी। बोलो, कुछ तो डिस्टेंस होगी। मान लो कि यहां से गया, ऐसे गया, टिंग टकराया, फिर घुमा घुमा घुमा, फिर टकरा गया। तो यहां से यहां तक जो गया, दो कॉलिजन के बीच का डिस्टेंस, दो कॉलिजन के बीच का डिस्टेंस कुछ तो बोला जाए, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और दो कोलिजन के बीच में लगा समय, उसको बोलते हैं कौन सा समय? रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम बाद में लिखेंगे। क्या हम लोग बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब टकराया, फिर रिलैक्स किया, फिर टकरा दिया, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है कि टाइम बिटवीन टू कंजुगेटिव या फिर टू सक्सेसिव कॉलिजन। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अगर दो टकराव के बीच में समय जो होता है, या फिर एक टकराव लिया और दूसरा टकराव लेने में जो समय लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम। समझ रहे हो? रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम कम समय में टकरा गए, जिसका मान लेते हैं कि किसी का रिलैक्सेशन टाइम 10⁻10, तो मतलब कि 10⁻10 सेकंड में टकरा गया। किसी का रिलैक्सेशन टाइम 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में टकरा, टक खट टक खट टक, ऐसे होते रहा। समझ रहे हो? रिलैक्सेशन टाइम मतलब यही होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट कर लो, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। तो चलिए कुछ डेफिनेशन को लिख लेते हैं। मीन फ्री पाथ, it is distance between two successive collision of इलेक्ट्रॉन। ये लगभग लगभग होता है 10 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम हुआ भाई। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन
और ये इसको टाउ से जनरली रिप्रेजेंट करता है। टाउ के वैल्यू लगभग जानते हैं बहुत कम होता है भाई, इतना कम होता है। सोचो ना, इतना कम समय में अगर मेटल को हीट करोगे तो यही टकराव और बढ़ेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम और भी कम होगा। बहुत कम कम समय में आपस में टकराएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, सब पागल हो जाएंगे। साला जिसको पैसा आ जाता है वैसे ही पागल हो जाता है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है भैया, क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। तो एनर्जी से आया, पगला गया, पगलाने के बाद और जल्दी जल्दी टकरा गया। मारपीट करो अपने में, नोट कर लो जल्दी। तो रिलैक्सेशन टाइम और कौन सा मीन फ्री पाथ, ये दोनों कहानियां थे कब के, जब कंडक्टर में आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो, तब की कहानियां थी। तुम्हारे मन में एक और भी सवाल आना चाहिए कि सर क्या होता होगा जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर में। तो हम लिखने वाले हैं, लास्ट है आज के लिए, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो देखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो क्या क्या कहानियां बनती है। तो कंडक्टर जो होता है कुछ इस टाइप से, आप मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक प्लेट ले लिया आयरन का, तो उसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन क्या कुछ ऐसे ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे। इलेक्ट्रॉन का पाथ जिग जैग पाथ है। कौन सा पाथ, जिग जैग। अगर आप E डज नॉट इक्वल टू 0 दोगे तो यही सब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, तो जाएंगे ऐसे, करेंगे ऐसे, ठोस टकरा के ऐसे, फिर आगे की ओर टकराएंगे, लेकिन आगे की ओर बढ़ेंगे भी। टकराएंगे, मैं मानता हूं कि टकराएंगे, लेकिन वो आगे की तरफ में बढ़ेंगे। जहां जहां इस तरीके से मुड़ा है, बेंड हुआ है, मतलब वो टकरा गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने अप्लाई कर दिया, इधर से अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे एक इधर की तरफ में फोर्स लगेगा, लेकिन बेचारा इधर आना तो चाहेगा, लेकिन रास्ते में और भी तो इलेक्ट्रॉन है, उससे टकरा जाता है। तो क्या होता है कि ये सब कहानियां हैं, आप समझो। क्या होता है बेटा कि जब कंडक्टर के पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे ऐसे टकरा रहे, ऐसे टकरा रहे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो टकरा के आपस में ऐसे अपने पोजीशन पर लौट के नेट डिस्प्लेसमेंट क्या करते थे, जीरो। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि वो ऐसे गया, हम मानते हैं कि इससे टकरा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहेगा, वापस। मान लें कि 2 मीटर आने वाला था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है उधर की तरफ से, तो जो 2 मीटर जो जाने वाला था उसको 2 मीटर जाने नहीं देगा। हो सकता है वो 1 ही मीटर जाने दे। मान लें कि वो यहां पर आ गया, फिर यहां से टकराया, फिर आगे बढ़ा, ऐसे आगे की ओर बढ़ा, तो फिर नेट फोर्स के वजह से कोलिजन तो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। कोलिजन होता है, क्यों कोलिजन होता है, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आगे भी बढ़ता है। तो मतलब ऐसा है कि लड़ते लड़ते ऐसे 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 वो लड़ भी रहा है और आगे की ओर जा भी रहा है। समझ रहे हो, लड़ भी रहा है और आगे की ओर जा भी रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता था, क्योंकि कभी ना कभी टकरा के भैया तुम यहां से चला, टकरा के यहां पर पहुंच जाओ। लेकिन जब फोर्स जब लगेगा तो टकराओगे, लेकिन आगे की ओर बढ़ोगे भी। तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आएगी। समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आएगी। तो वो वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, छोड़। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि when an external electric field applied to the conductor, then average
यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा, गया वापस आया, फिर गया, तो टाइम लगा 10 सेकंड। ये मान लो कि 5 मीटर की दूरी है, तो जो भी 5/10 उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, तो एवरेज हुआ ना, तो नहीं एक बार में यहाँ गया यहाँ पहुंच गया, पहले ऊपर गया नीचे गया ऐसे गया टकराते गया। तो रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग का मानना है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन समझदार बन जाते हैं और एक डायरेक्शन में आने लगते हैं। रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता है, लेकिन हम क्या मानते हैं पढ़ाई करने के लिए, हम मानते हैं कि अगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पढ़े लिखे बाबू बन जाएंगे और सारे के सारे बाबू सोना सब एक डायरेक्शन में आने लग जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आने लग जाएंगे। तो ये जो स्पीड से आएंगे उसको बोला गया बीडी, और ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिफोर ये ई जीरो है तो इसमें बीडी बोल सकते हैं जीरो, बीडी जीरो। जब तक आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, जब तक कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा नहीं आएगा। ओके, समझ में आया? ये फोटो ही कुछ कहती है। मैंने जो बोला बहुत सारी बात आप शॉर्ट में लिख भी सकते हो। अब फोटो को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोटो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और दो सारे के सारे कोलाइड नहीं करते हैं। देखो, और ये जो जिस स्पीड से जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जिस स्पीड से जाते हैं वो कौन सा वेलोसिटी कहलाता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर ऐसे जाएगा तो ये कोलिजन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट माना जाता है। रियल में क्या होता है कोलिजन, रियल में बेटा क्या माना जाता है, कोलिजन तो होता है रियल में, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि कोई कोलिजन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने लिख दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है लगभग इस रेंज का होता है, और ऑब्वियस बात है बहुत कम होगा स्पीड से। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे उसका स्पीड बढ़ी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज है, यूनिफॉर्म। तो ये डेफिनेशन कई बार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या फिर स्टेट बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में, कोई से भी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सब राजस्थान बोर्ड, सब जगह पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको? आई होप कि आप बहुत गुस्से में हो गए कि बहुत लंबा लेक्चर आप खींचते हो। सर क्या करें, पढ़ना है तो, क्वालिटी देना है तो लेक्चर को लंबा करना पड़ेगा। तो चलिए आज लेक्चर को आज एंड करते हैं। जब तक कि अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, डाउट भी पूछते रहिए। अगर आप डाउट में फंस जाते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट मुझे रिजोल्यूशन मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम rcpphysics.room के नाम से बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। तो कृपया आप जाइए और लिंक पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। तब तक अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप मुस्कुराते भी रहिएगा, लोगों को सपोर्ट करते रहिएगा और अपना प्यार लोगों को भी दिखाइए और हमें भी दिखाइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। ऑल दी बेस्ट।